हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमेर सिंह मेहरवा, सहायक आचार्य संस्कृत। मैं जो बीए पाठ प्रथम वर्ष के विद्यार्थी है उनके लिए जो उनके नीति शतकम नामक जो आचार्य महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित ग्रंथ है उसकी व्याख्याओं का अध्ययन मैं आपको करा रहा था। और आज की जो व्याख्या है उन व्याख्याओं में आज का जो श्लोक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि विद्वत पद्धति का अर्थ पद्धति का जो श्लोक है, जो कि आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उस श्लोक को देखिए आज का जो श्लोक है वो है सत्या अनृता च पुरुषा प्रिय वादनी हिंसा दयालुरपि च अर्थपरा वदान्याः नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमा च वारंगनेव नृपतिर अनेक रूपा। देखिए महाकवि भर्तृहरि ने ये जो श्लोक है अर्थ पद्धति का, इस अर्थ पद्धति के श्लोक के अंतर्गत जो राजनीति होती है, पॉलिटिक्स अर्थात जो राजनीति होती है, कवि ने उस राजनीति का एक बहुत ही सुंदर चित्रण इस श्लोक के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। और उसकी जो तुलना है वो तुलना एक गणिका अर्थात वेश्या के समान उस राजनीति को, गणिका के समान एक राजनीति को बताया गया है कि राजनीति किस प्रकार की होती है। जिस प्रकार से एक वेश्या जो होती है, गणिका जो होती है, वो किस प्रकार से अपने रूप का परिवर्तन करती रहती है, उसी प्रकार ये जो राजनीति है वो भी एक तरह से वेश्या के समान अपने रूप का प्रतिपादन करती रहती है। तो यहाँ पर उसी का वर्णन करते हुए महाकवि भर्तृहरि ने बताया है। देखिए सत्या अनृता च अर्थात जो ये राजनीति है वह सत्य और असत्य मानी गई है। अर्थात वह कभी तो सत्य बोलती है और कभी वह असत्य बोलती है। पुरुषा प्रिय वादनी च तथा वह कभी पुरुष की बहुत अत्यधिक प्रिय वादनी च हिंसा दयालु च कभी वह कठोर भी हो जाती है, कभी वो हिंसक और घातक भी बन जाती है। अर्थ परा च बदान्याः तथा कभी वे दयालु और धनलोलुप तो कभी वे उदार मना भी हो जाती है। नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागम च इसलिए वह नित्य व्यय करने वाली और कभी कभी वे नित्य अत्यधिक धन का संचय करने वाली भी मानी गई है। नृपति वारांगना एवं अनेक रूपा इसलिए इस प्रकार की जो राजनीति है वह वैश्या जो होती है, वो गणिका जो होती है, उसके समान अनेकों रूपों वाली मानी गई है। तो महाकवि भर्तृहरि ने यहाँ पर जो राजनीति है उस राजनीति का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर किया है। उसकी तुलना एक वेश्या से करते हुए यहाँ पर बताया है कि जो राजनीति होती है वो एक वेश्या के समान अनेक रूपों वाली मानी गई है। जिस प्रकार से वेश्या कभी सत्य भाषण कर सच्चाई का आचरण करती है तो कभी असत्य बोलते हुए नीचता का व्यवहार करने लगती है, कभी वेश्या कठोर व्यवहार करते हुए घातक हो जाती है तो कभी प्रिय वार्तालाप करते हुए सहृदयता का परिचय देने लग जाती है, कभी वेश्या हिंसा का आश्रय लेती है तो कभी दयालुता का भी परिचय देती है। कभी वेश्या की दृष्टि में धन पर ही अर्थात कभी कभी वेश्या की जो दृष्टि है वो हमेशा धन पर ही लगी रहती है, तो कभी कभी वह दान परोपकार समाज सेवा धन में आदि वो खर्च करती रहती है। कभी वेश्या ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु अनेक प्रकार से धन खर्च करती रहती है तो कभी अनेक प्रकार से धन का वो संचय या धन को भी अर्जित करती रहती है। इसलिए जो ये वेश्या मानी गई है यह अनेक प्रकार वाली
इस प्रकार की जो राजनीति है वो अनेक रूपों वाली एक तरह से मानी गई है। राजनीति तथा राजनेता भी अनेक रूपों वाले होते हैं। राजनेता भी अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कभी वे सत्य बोलते हैं तो कभी वे पूर्णता मिथ्या अर्थात झूठ का प्रपंच रचते हैं। कभी वे राजनेता कठोरता का व्यवहार करते हैं तो कभी कभी वे मधुर भाषणों का भी प्रयोग करते हैं। इस प्रकार उदारता और सदाशयता का वह परिचय देता है। कभी राजनीतिज्ञ लोगों में परस्पर वैमनस्यता फैलाकर हिंसा का रूप हो जाता है तो कभी दया का सागर बनकर वे परोपकार भी करने लग जाते हैं। कभी धन लोलुप या कभी धन का लोभ करते हैं तो कभी धन का वो दान भी करते रहते हैं। राजनीति कभी नित्य व्यय करने वाली तो कभी नित्य प्रचुर मात्रा में धन अर्जन करने वाली मानी गई है। इस प्रकार जो ये राजनीति है, इस राजनीति को एक वारांगना के समान माना गया है। तो यहां पर महाकवि भर्तृहरि ने इस राजनीति को एक वेश्या के रूप में परिवर्तित करके और यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया है। अब देखिए इसके जो विशेष है उन विशेषों के अंतर्गत बताया गया है कि राजनीति सदा एक समान नहीं रहती है। यहाँ राजनीति को वेश्या के समान विविध रूपों वाली बताया गया है तथा ये जो श्लोक है इस श्लोक के अंतर्गत बसंत तिलका नामक छंद का प्रयोग हुआ है, जिसका लक्षण मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौ गह। फिर इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है कि जो राजनीति है उसकी उपमा यहाँ पर किससे दी गई है? वेश्या से। तो यहाँ पर उपमा अलंकार का एक तरह से प्रयोग हुआ है। उपमानाद यदन्यस्य या साधर्म्यम उपमा भेदे तथा इसके अंतर्गत प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति का प्रयोग संपूर्ण काव्य के अंतर्गत ही एक तरह से प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। तो इस विशेष को आप चाहे व्याख्या किसी भी प्रकार की आए आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। फिर इसके अंतर्गत जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है वो यहाँ पर दर्शा रखी है, इसमें से देख करके आप व्याकरणात्मक टिप्पणी आसानी से लिख सकते हैं। अब जो आता है आपके अगला जो श्लोक है उस श्लोक है ये भी एक तरह से अर्थ पद्धति का माना गया है। ये भी एक बहुत ही अच्छा श्लोक यहाँ पर महाकवि ने प्रदर्शित किया है। देखिए, आरंभ गुरभी क्षयिणी क्रमेण लब्धि पुरा बुद्धिमता च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने दुर्जन तथा सज्जन की मित्रता का बहुत ही सुंदर चित्रण इस श्लोक के अंतर्गत प्रस्तुत किया है कि सज्जनों की मित्रता और दुर्जनों की मित्रता, सज्जन और दुर्जनों की जो मित्रता होती है उसके स्वरूप को यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किया है और बताया है। देखिए, खल सज्जना नाम मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्या छाया एव आरंभ गुरवी क्रमेण क्षयिणी पुरा लब्धि पश्चात बुद्धिमती भवती। खल का मतलब दुर्जन, सज्जन नाम एवं सज्जन जो व्यक्ति होता है, मैत्री उनकी जो मित्रता है वह किस प्रकार की मानी गई है? तो खल सज्जनाम, खल दुर्जन और सज्जनों की जो मित्रता है वह दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध अर्थात दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के समान, या दिन का जो पूर्वार्ध होता है और दिन का जो उत्तरार्ध होता है उसके स्वरूप वाली जो छाया मानी गई है उस छाया के समान यहाँ पर दुर्जन और सज्जन व्यक्ति की मित्रता का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार से जो छाया होती है वह दुर्जन की प्रारंभ में तो वो हमेशा बड़ी होती है किंतु वह धीरे धीरे क्षीण होने
लग जाती है और वह पहले छोटी और फिर बाद में बढ़ने लगती है, क्षीण होती है। तो दुर्जन की जो मित्रता है, दुर्जन की मित्रता का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है कि दुर्जन की मित्रता प्रारंभ में तो बहुत बड़ी मानी गई है, लेकिन वो धीरे धीरे क्षीण होकर के हमेशा नष्ट हो जाती है। तथा जो सज्जन की मित्रता है, वो सज्जन की मित्रता पहले तो छोटी होती है और फिर बाद में बढ़ने लग जाती है और वो लंबे समय तक चलती है। तो यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि ने दुर्जनों एवं सज्जनों की मित्रता का भिन्न भिन्न स्वरूप वाली होती है। दुर्जन की मित्रता का वर्णन यहाँ पर दिन की पूर्वार्ध छाया और जो सज्जनों की मित्रता है दिन की उत्तरार्ध छाया का वर्णन किया है। देखिए, दिन की जो पूर्वार्ध की छाया प्रारंभ में जो मानी गई वो कैसी होती है, लंबी होती है और फिर वो शनै शनै अर्थात धीरे धीरे घटती हुई छोटी होकर के अंत में वो नष्ट हो जाती है। तो उसी प्रकार दुर्जन की मित्रता भी मानी गई है। दुर्जन व्यक्ति कोई भी हो, वह अपने स्वार्थ को सिद्ध करने हेतु किसी से मित्रता करता है, तब उसकी मित्रता प्रगाढ़ और लंबी होती है। किंतु जैसे ही उस दुर्जन व्यक्ति का स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो उसकी मित्रता धीरे धीरे कम होती हुई अंत में वो समाप्त हो जाती है। और जो दिन के उत्तरार्ध की छाया होती है वह प्रारंभ में बहुत छोटी होती है, किंतु वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर वर्णन किया है कि जो सज्जनों की मित्रता दिन के उत्तरार्ध के समान मानी गई है। सज्जन व्यक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव से मित्रता करता है, फलस्वरूप वह व्यक्ति को परखने के बाद ही मित्रता करेगा। अतः दिन के उत्तरार्ध की छाया के समान ही उनकी मित्रता काल क्रम के अनुसार बढ़ती रहेगी, अर्थात वो मित्रता धीरे धीरे पहले उसको देख करके जांच परख करके और वह मित्रता करता है। तो जिस प्रकार दिन की जो छाया है वो धीरे धीरे पहले छोटी होती है और फिर वो बढ़ती हुई अपने निश्चित लक्ष्य की ओर पहुंचती है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति की मित्रता भी बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव की मित्रता मानी गई है, जो पहले वो धीरे धीरे जांच परखने के बाद ही मित्रता करता है और अंत में उस मित्रता को पूरी तरह निभाता है। तो यहाँ पर महाकवि ने दुर्जन और सज्जन की मित्रता किस प्रकार की होती है उसका यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्रण आपके सामने प्रस्तुत किया है। देखिए, अब जो इसके विशेष है उस विशेष के अंतर्गत यहाँ पर बताया है कि दुर्जनों की मित्रता हमेशा स्वार्थ वाली अतः उत्तरोत्तर क्षीण होने वाली मानी गई है, तथा सज्जनों की मित्रता निस्वार्थ वाली अतः वह उत्तरोत्तर बढ़ने वाली मानी गई है। तथा इस जो श्लोक है, इस श्लोक के अंतर्गत उपजाति नामक छंद का प्रयोग हुआ है, जिसका लक्षण पूर्व में भी मैंने बता दिया है, या इंद्र बजरा और उपेंद्र बजरा नामक जो छंद है उन दोनों के लक्षण को मिलाकर भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो उपजाति छंद बन जाता है। स्वदिंद बजरा यदि तौ जगौग उपेंद्र बजरा जत जास्त तौग। फिर इसमें उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, जो पूर्व श्लोक के अंतर्गत हुआ था वो का वही लक्षण हमको यहाँ लिख सकते हैं। तथा प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति का प्रयोग भी माना गया है। इसके अतिरिक्त इसमें जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है उनका भी यहाँ पर हम देख करके आसानी से लिख सकते हैं। धन्यवाद।